So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and today I am here with part 86 of our real JEE Advanced question series. पार्ट 85 में हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पे कुछ कर्व्स किए थे, बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन था, आई होप आपने देख लिया होगा। और उसके बाद आज हम पार्ट 86 में कुछ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर्व्स डिस्कस करने वाले हैं। आप बोल सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का सही सोल्यूशन आप अपने से पहले डिराइव करो, फिर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आप ज़रूर देखना। मैं थोड़ा सा एक इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन में। देखो, ये पहला ग्राफ है, आपको सिलेक्ट करना है द करेक्ट ग्राफ, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। काफ़ी आसान है ये शुरू के दो ग्राफ्स, ठीक है, ये बहुत आसान है, ठीक है। और ये जो दो ग्राफ्स हैं ये अच्छे हैं, खूबसूरत हैं ये दो ग्राफ्स, इनको भी अच्छे से करना है, रिवीजन सभी करना है। पहले दो ग्राफ्स आसान भले, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, ठीक है, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए। अब यहाँ पे मैं एक इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन में। ये जो डाई बेसिक एसिड है ना, इसमें मैं ऑक्सैलिक एसिड डाल रहा हूँ। ये जो डाई बेसिक एसिड है इसके जगह मैंने ऑक्सैलिक एसिड डाला। अब ये क्वेश्चन हुआ और बेहतर है। और अब आप इसको सॉल्व करो। शुरू के दो कर्व्स देख लिया आपने और यहाँ ऑक्सैलिक एसिड मान के करना है उसको। तो ये चार कर्व्स हैं, तो अपने को करेक्ट कर्व्स चूज करना है। तो पहला कर्व क्या है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन वाला पार्ट। अब पहला कर्व क्या है, नॉर्मल NaOH डाल रहे हो HCl में, एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन 9th-10th में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। pH 7 पे फिनिश करेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट जो होगा वो pH 7 पे फिनिश करेगा। यहां भी वही कर रहा है, यहां भी वही कर रहा है, pH 7 पे फिनिश कर रहा है ऑब्वियसली। तो बिल्कुल ठीक है ये ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये यहां से यहां ऐसा सूट आया, इधर आपका इंडिकेटर का रेंज हो जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है, वो तो हो गया। दूसरा वाला देखो आप, यहां पे क्या है, pH टाइट्रेशन कर्व ऑफ वीक बेस NH4OH, NH4OH विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। अच्छा, तो शुरू में आपके पास जो एनालाइट सॉल्यूशन है वो बेस का है, वीक बेस है, वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, pH ठीक है, शुरुआत तो ठीक लग रहा है। उसके बाद जब इधर आ रहे हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH है वो कुछ 4-5 के आसपास दिखा रहा है, 4 के आसपास दिखा रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है, देखते हैं। अगर एकदम एब्रप्ट होगा तभी आप ऑप्शन को गलत मानोगे, अदरवाइज सही होगा। तो जब इसका पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो क्या होगा, पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा अलोंग विथ वाटर, लाइक दिस, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा अलोंग विथ वाटर, हाँ मिलेगा। तो जो pH आएगा वो अमोनियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस की वजह से आ रहा होगा, यानी कि अमोनियम आयन जो होगा वो हाइड्रोलिसिस करेगा, नॉर्मली कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, और उसकी वजह से pH जनरेशन आप निकाल सकते हो कि कितना pH है सॉल्यूशन का उस पॉइंट पे, इस इक्विवेलेंस पॉइंट पे। अच्छा, अमोनियम आयन क्या करता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, पानी से लेगा OH-, थोड़े बहुत H+ पानी में रिलीज करेगा, पानी से ही तोड़कर, और हाइड्रोलिसिस होगी। इसकी pKb वैल्यू भी आपको आसपास पता है, 5 के आसपास होती है pKb वैल्यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो pH जो है वो 5 से थोड़ा कम, 4 बार के आसपास अराउंड करा हुआ है। हाँ, यस, वेल जस्टिफाइड, हम इसको गलत नहीं बोल सकते, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट कर्व। इक्विवेलेंस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखना कि बना क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा कि क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट में। अच्छा, यहां शुरू में क्या रहा होगा, शुरू में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम आयन रहा होगा। तो समझो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा बफर रीजन है, आप अगर देख पा रहे हो तो ये थोड़ा सा बफर्ड रीजन है, बिकॉज यू हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ अमोनियम आयन। तो आप बोलोगे सर बफर है फिर भी pH में चेंज आ रहा है। हाँ, pH में चेंज आ रहा है। अब वो आप HCl जो डाल रहे हो वो भी तो ठीक ठाक अमाउंट में डाल रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन भी बताया हुआ नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वहां पे एकदम सीधा होना चाहिए था कर्व इसलिए वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि सीधा होना चाहिए था इसलिए गलत है कर्व। कर्व ठीक है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कुछ पता थोड़ी ना क्वेश्चन में कि क्या है, ये तो रफली एक कर्व है, उसके बारे में हमको बताना है। तो उस हिसाब से मैं इसको ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम सीधा होना चाहिए क्योंकि ये बफर बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर बफर में भी आपको पता होगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो ठीक ठाक कंसंट्रेटेड
तो बफर का भी पीएच चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बफर का पीएच चेंज नहीं होता। तो ठीक है, ये सही लग रहा है, ऐसा 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 जस्टिफाइड है, इसका इक्विवेलेंस पॉइंट भी जस्टिफाइड है, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन जो है वो है तीसरा और चौथा ग्राफ। यहां मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिखवाया है, ध्यान देना। यहां पे क्या हो रहा होगा, चलो इसको थोड़ा डिटेल में देखें। आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है एडेड टू वीक डाई बेसिक एसिड, मैंने ऑक्सैलिक एसिड यहां पे लिया है, COH COH। अच्छा, अब इसमें हमने पहले जब स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो क्या हुआ होगा, ऑक्सैलिक एसिड का एक H+ निकला होगा स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये कुछ COOH COO- कुछ इस तरह से बन रहा होगा, COOH COO-। आपको पता होगा ये जो आयन बना है ये एक तरह का एम्फीप्रोटिक हो गया, एक तरह का एम्फीप्रोटिक आयन ये है। यू माइट बी नोइंग एम्फीप्रोटिक आयन, जैसे H2CO3 है, एक H+ निकाला, बाइकार्बोनेट आयन, एम्फीप्रोटिक आयन। अब उसका डेरिवेशन वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, ये मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। दिस इज एम्फीप्रोटिक आयन। और उसके बाद और हमने मान लो OH- डाला तो ये ऐसा कुछ ऑक्सलेट आयन फॉर्मेशन करेगा, C2O4 2-। तो देखो यार, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे है। जब हमने इसके साथ बेस को डाला तो इक्विवेलेंस पॉइंट यहां आया। इक्विवेलेंस पॉइंट पे कौन है सोल्यूशन में? अच्छा, सिर्फ ये है, सिर्फ ये एम्फीप्रोटिक आयन है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिर्फ वो एम्फीप्रोटिक आयन है सॉल्यूशन में। हाँ सर, एग्रीड, वो एम्फीप्रोटिक आयन है। तो पीएच निकाल लेते हैं, उसकी पीएच कितनी होगी। अरे ऐसे कैसे पीएच निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन का तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एम्फीप्रोटिक आयंस की पीएच उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। आपको डेरिवेशन भी अच्छे से आना चाहिए। अगर आप भूल चुके हो तो अभी अपनी कॉपी जाओ, उसका डेरिवेशन अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है। एम्फीप्रोटिक आयंस pKa1 प्लस pKa2, ये कुछ आएगा। बहुत बढ़िया इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया ऑक्सैलिक एसिड को डालकर, अच्छा बन गया अब ये क्वेश्चन। पहले उतना बढ़िया जस्टिफाइड नहीं हो रहा था क्वेश्चन, अभी बढ़िया बन गया। तो ये पीएच का फॉर्मूला है, हाफ pKa1 प्लस pKa2। अच्छा, तो क्या करें, pK1 pK2 तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज का यूज करो, पढ़े तो हुए हो ना, यूज करो थोड़ा। अब ये बोल रहा है कि pH 6 है, मतलब इसका सम जो है वो कहीं 12 के आसपास आ रहा है। अच्छा, 12 के आसपास आ सकता है क्या सम? अब देखो, ऑक्सैलिक एसिड है यार, है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और बढ़िया एसिड है ये, नॉर्मल एसिटिक वैसिटिक एसिड से बढ़िया एसिड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एसिटिक एसिड्स के पीके वैल्यूज आपको पता होंगे, है ना, उतना तो पता होगा, उतना तो सभी याद करके चलते हैं। मैं नहीं कह रहा आपको कि ऑक्सैलिक की याद करके चलो, करे हो तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सैलिक का कर लो, मैलोनिक का कर लो, मैलिक का कर लो, सबका कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो भी बहुत अच्छे से आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पे COH है। तो अगर मैं pK1 की बात करूं तो COH- I से स्टेबलाइज भी कर रहा होगा। अगर उसको स्टेबलाइज कर रहा है तब तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड की pK 4-5 के आसपास है, तो यहां तो pK और कम होगी, रफली 2 के आसपास मान लेता हूं मैं। हाँ ठीक है सर, जस्टिफाइड है, pK1 2 के आसपास मैं मान लेता हूं। अच्छा, तो pK2 कितना होगा? pK2 10 के आसपास होगा। अगर 10 के आसपास होगा, अगर 10 के आसपास होगा तभी ये जस्टिफाइड है कि इसका pH इक्विवेलेंस पॉइंट पे 6 हो जाए, तभी जस्टिफाइड है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 10 के आसपास हो जाएगा pK2? नेवर। कैसे हो जाएगा यार, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलेट आयन आपने बनाया, क्या हो गया, ये CO- आ गया, है इधर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत आप इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह भी लगा लो, अगर कार्बोक्सी अपना CO- का इंडक्टिव वगैरह भी लगा लो, तो भी जो ऑक्सैलिक का pK वैल्यू है वो 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं करने वाला, समझ रहे हो, 5 से एक्सीड नहीं करेगा, वो सीधे 10 चला जाना, बहुत भयंकर बात है, फिनॉल के बराबर की pK हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्या बात हुई कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये pK1 और pK2 का सम 12 तो नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ ऑक्सैलिक एसिड के लिए आई डोंट थिंक सो कि सही है। हाँ, किसी भी एक रैंडम वीक डाई बेसिक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए शेप सही है, शेप बिल्कुल सही है, ये शेप बिल्कुल सही है, शेप में मेरे को कोई दिक्कत नहीं।
बट अगर मैं यहां pH 0.6 पे कर रहा हूं तो अच्छी बात नहीं है, नहीं हो सकता ये। अच्छा, थोड़ा बहुत कर्व की बात कर लेते हैं। यहां पे तुम्हारे पास एम्फीप्रोटिक आयन बचा है और ये मिड पॉइंट 2 मिड पॉइंट 1 में आप समझ पा रहे होगे क्या हो रहा होगा। मिड पॉइंट 1 पे कौन है, देखो मिड पॉइंट 1 पे कौन है, ये आपका H था और आपके पास ये, तो मिड पॉइंट 1 में भी आपको देख सकते हो आप ये बफर बना हुआ है, बफर बना हुआ है, ठीक है। और बफर में आपका एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों की मात्रा बराबर है। इस बफर में अगर मैं इस मिड पॉइंट पे बात करूं तो एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों की मात्रा बराबर के आसपास है। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे pH निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हाँ मैं बफर का फॉर्मूला यूज करूंगा, pH इज इक्वल टू pKa1 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इस मिड पॉइंट पे बराबर होगी, तो जो pH होगा वो pKa1 के आसपास होगा। तो ठीक है, वो 2 के आसपास दिख रहा है, बट ये वाला जो इक्विवेलेंस पॉइंट है ये कहीं से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने अपने तरफ से कोशिश की है चीज़ों को डिलीवर करने की। अब आ जाओ इस ग्राफ में, ग्राफ नंबर डी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, थोड़ा ठीक से देखते हैं, और वीक डाई एसिडिक बेस है। अच्छा, और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, और डाई एसिडिक बेस जो कि एनालाइट है उसका वॉल्यूम है X। चलो पहले एक रैंडम कोई डाई एसिडिक बेस लिख देता हूं मैं इधर, ऐसा लिख दूं कुछ MOH होल ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड लेके करते हैं तो अच्छा लगेगा। इसमें जब मैं डाल रहा हूँ H प्लस, बाहर से डाई एसिडिक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जा रहा है, ठीक है। HCl जैसा मैंने डाला तो ये कुछ MOH होल +1 और आपका ये वाटर वगैरह बना, ठीक है। इसके बाद फिर और मैंने इसमें एसिड डाला तो फर्दर ये M+2 जैसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ये। तो अब आप देखो दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर दिया हुआ है, 0.1 मोलर ये भी है और ये भी 0.1 मोलर है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर दिया हुआ है। और इसका वॉल्यूम अगर x है तो बताओ, अगर इसका वॉल्यूम x है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, जब ये इसके साथ पूरी तरह से कंज्यूम होगा, जब सिर्फ आपके पास सॉल्यूशन में ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होगी, तब आप क्या बोलोगे, तब आप ये बोलोगे कि इसका भी जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है वो x यूनिट c है, x यूनिट्स वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, बिकॉज दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों का n फैक्टर बराबर है, n फैक्टर 1, इसका भी n फैक्टर इस रिएक्शन में 1, तो वॉल्यूम भी बराबर होगा। तो अब देखो ये अपना यहां से आया ऐसा कुछ ना, तो ये पहला इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये पहला इक्विवेलेंस पॉइंट, और पहले इक्विवेलेंस पॉइंट में जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो कितना हुआ है x, हाँ अच्छा है। और यहाँ पे हाफ x, हाँ ठीक है हाफ x, ये भी अच्छा लग रहा है, ये हाफ x है। अच्छा, अब और क्या कर दें, अब ये जो pH है इसकी वैल्यू 14 माइनस pKb1, हाँ ऑब्वियसली बफर है ये रीजन बफर वाला रीजन है, अभी बताया आपको, ये और ये बफर वाला रीजन है। तो बफर वाला रीजन है तो POH निकलेगा, बेसिक बफर है तो POH निकलेगा क्या, pKb1 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। एंड सिंस ये मिड पॉइंट है, मतलब हम ऐसा मान रहे हैं कि ये हाफ कंज्यूम हुआ है, तो ये हाफ बना है, दोनों बराबर हैं, दोनों कट गए, और फाइनली POH जो है वो pKb1 के बराबर है, तो जो pH है वो है 14 माइनस pKb1 के बराबर, ठीक है, बढ़िया है। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट सही लग रहा है। इसी तरह से यहां भी देख सकते हो आप, ये हाफ 1.5x यूज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फिर से अपने को H प्लस, क्योंकि इससे ये x 0.1 मोलर और x वॉल्यूम का था, तो ये भी जो बना ये उतना ही बना, पूरी तरह से खत्म हुआ। तो अब इसके लिए भी जो आपको HCl लगेगा वो x वॉल्यूम का ही लगेगा, क्योंकि यहां भी n फैक्टर और कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। तो ठीक है, बढ़िया, फिर से वैसी चला ये ग्राफ, और ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट आई उसमें ये 2x हो गया, बिल्कुल सही में समझ में आ रहा है, और ये वाला पॉइंट Kb2 हो गया, बिकॉज अब जब आप इसका बफर सोल्यूशन बनाए हो तो जो आपका बेस है वो कौन है, MOH,
प्लस, ये आपका बेस है। तो इस तरह से आई होप कि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके रिवाइज कराए इस वीडियो के थ्रू। कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, और बिल्कुल बने रहो चैनल के साथ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा, ये प्रॉमिस है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।